हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और जिसमें हमने 17 नंबर तक के जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए सॉल्व कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे उसके आगे के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में। तो आप इसी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए। और फार्मूले आपने लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि जो फार्मूलों की PDF है और नई बुक में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी जो PDF है सभी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप मैच कर सकें और अच्छी तरीके से समझते हुए चल सकें कौन कौन से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे सिलेबस में इस समय है न्यू बुक के अनुसार। और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इनको समझिएगा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इनका जो न्यूमेरिकल सेक्शन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा जाता है, क्योंकि NCERT पैटर्न में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देखी जाती है वहाँ पर, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इसमें मिक्स किया जाता है, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। तो आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 17 नंबर तक हमने कल तक के लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, सबसे पहले आप जाकर प्लेलिस्ट में वो वाले वीडियो देखिएगा, यानी 1 नंबर से जो 17 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप कंप्लीट कीजिएगा, फिर हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्योंकि मतलब फिर आप आगे देखिएगा, ताकि ये जो आगे वाले न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि इनका जो लेवल है अब यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब आगे अतिरिक्त अभ्यास आएगी तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उनका लेवल थोड़ा सा और भी हार्ड है। इसलिए जब तक आप पीछे वाले न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इसमें क्या कह रहा है, चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, और वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे किसी घन का एक फलक मानिए। मतलब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फाई का मान, और हमको इसको मानना क्या है, इसको हमको घन मानना है। घन मान के हमको इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम यहीं पर कर लेते हैं। तो क्या करना है, तो गॉस की प्रमेय यहाँ पर लगेगी, क्योंकि हमको फाई निकालना है। हमको दिया क्या हुआ है, हमको क्यू दिया हुआ है, यानी कि आवेश दिया हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पहले से ही पता होता है। तो जब यहाँ पर ये संकेत में कहा गया है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए, तो भुजा से हमको यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं होगा जब हम यहाँ पर न्यूमेरिकली वैल्यू निकालेंगे किसकी, वैद्युत फ्लक्स की। इसलिए इसको अगर हम घन मानेंगे तो गॉस की प्रमेय से घन के सभी 6 पृष्ठों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स तो होगा Q/ε0। लेकिन जो वर्ग यानी घन का एक पृष्ठ अगर हम लेंगे यहाँ पर तो हमको 1/6 लेना पड़ेगा, क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं। इसलिए जब हम एक पृष्ठ लेंगे, यानी घन के एक पृष्ठ, यहाँ पर कहा गया घन का एक फलक मानिए, इसका क्या मतलब है, तो घन के एक पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान हमको निकालना है। तो हमको क्या लेना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स से निकलने वाला क्या होगा, 1/6 Q/ε0। यहाँ पर केवल और केवल हमको क्या रखना है, मान रखना है। तो जो हमारा क्यू दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 10 × 10⁻⁻6 कूलाम में, और नीचे एप्सिलॉन का मान होता है 8 × 85 × 10⁻⁻12। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कैलकुलेशन कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी वैद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। वो भी इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये होगी वैद्युत फ्लक्स की यूनिट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इतना आप स्वयं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है वो आपको स्वयं करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। देखिए घन तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, घन और गौसीय जो पृष्ठ है वो यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन हमको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर किसी एक फलक से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान नहीं पूछा गया। अगर किसी पर्टिकुलर अगर एक पृष्ठ को ले लिया जाए तब हमको 1/6 करना होता है जब हम फ्लक्स को निकालते हैं।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है किसी एक पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। यहाँ पर हमको निकालना है पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, यानी गॉस की प्रमेय वाला। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमको दिया गया है Q 2 माइक्रो कूलाम है, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, और एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता ही होता है। हमको निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, ना कि 1/6। हमको घन से केवल 1/6 नहीं ले लेना है। वहाँ पर जब किसी एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए तब हमको 1/6 लेना है। तो Q का मान है 2 × 10⁻⁻6 अपान 8 × 8.85 × 10⁻12। ये जब हम रख लेंगे यहाँ पर, तो जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो ये होगा हमारा यहाँ पर क्या फाइनल आंसर, और यही हमको निकालना था, यानी कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स था वो यहाँ पर हमको निकालना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम इतना दिया हुआ है, और 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। नंबर 1 क्वेश्चन है, यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। और नंबर बी क्वेश्चन है, बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमको Q का मान ज्ञात करना है, और एक कंडीशन बतानी है कि जब हम पृष्ठ की त्रिज्या को क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो जो फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा। और हमको दिया गया है, त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, और वैद्युत फ्लक्स दिया गया, फाई दिया गया। तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और यहाँ पर आप वो निकालने में, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो निकालने में लग जाएंगे कोई भी फार्मूला लगा के, जो कि पूरी तरह से गलत होगा। यहाँ पर यूज होगा जो हमने पढ़ा था गॉस के नियम के अनुप्रयोग, आपको याद आ रहा होगा, जिसमें हमने गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था, यानी कि वहाँ पर यहाँ पर ये जो R दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, R बराबर 10 सेंटीमीटर, और विद्युत फ्लक्स दिया हुआ है -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये हमको दिया हुआ है। तो ये R जो दिया हुआ है इसका कोई भी यूज नहीं है, ये बिना यूज के ही यहाँ पर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो A नंबर इसमें क्वेश्चन कह रहा है, यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो ये आपको हम बता दें कि जो बिंदु आवेश के चारों ओर खींचे गए गोलीय गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, यानी फाई नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, यानी R पर डिपेंड नहीं करता है। उसकी त्रिज्या कितनी भी दी जाए, कितनी भी गुना की जाए, वो उसका कोई भी प्रभाव वैद्युत फ्लक्स पर पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए जो त्रिज्या आप दोगुनी कर दें या कुछ भी कर दें, जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जो फाई होता है, यानी जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वो R पर डिपेंड नहीं करता, त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम किसी बिंदु आवेश के चारों ओर एक गोलीय गौसीय पृष्ठ खींच दें, और जो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो नॉट डिपेंड ऑन R, यानी R पर डिपेंड नहीं करता, त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए जो हमारा यहीं पर मिल गया आंसर क्वेश्चन नंबर A का, अगर हम R को क्या कर दें, 2R कर दें, त्रिज्या को हम कुछ भी कर दें, आधी कर दें, दोगुनी कर दें, चौगुनी कर दें, 8 गुनी कर दें, इसका कोई भी प्रभाव फाई पर पड़ने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है वो रहेगा सेम, यानी फाई बराबर जो इतना दिया हुआ है 1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, यानी सेम वही आ जाएगा। तो A नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, और ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जब तक हमको डेरिवेशन नहीं पता होगा या हमने चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो केवल फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पर कुछ भी निकाल नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको वो चीज़ें भी तैयार होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। अब क्या करना है, इसी का जो B नंबर क्वेश्चन है उसमें हमको निकालना है बिंदु आवेश का मान, यानी Q का मान। तो Q का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है, हमको फाई दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता ही होता है। तो B नंबर है, तो Q बराबर हम डायरेक्ट वही गॉस वाला जो नियम है उसी से करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट × फाई। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 × 1.0 × 10⁻³
और ये यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको माइनस में ही ले लेंगे। अब सीधे सिंपल से यहाँ पर 1 ही है तो ये आ जाएगा सेम, 8Q बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। ये हमारा यहाँ पर होगा आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, गॉस के नियम का ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो ए नंबर इसका क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, कोई भी फार्मूला नहीं लगाना। यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है वो सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि फाई नॉट डिपेंड ऑन आर, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्यता अंतर्मुखी रेडियली इनवर्ड है तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, यानी क्यू का मान यहाँ पर पूछा गया है। हमको निकालना क्या है? हमको क्यू का मान निकालना है। लेकिन सबसे पहले क्यू का मान निकालने के लिए यहाँ पर हमको ये सोचना होगा कि हमको फार्मूला यहाँ पर कौन सा यूज करना है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जो ये गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग थे, यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग थे, उसमें हमने एक पढ़ा था गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हमारी थी कितनी कंडीशंस? 3 कंडीशंस। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और गोले के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हम केवल क्वेश्चंस को पढ़कर ये कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पर उस गोले की कौन सी कंडीशन है, यानी पृष्ठ पर हमको नेट आवेश निकालना है कि गोले से बाहर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। वैसे तो ये विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, लेकिन फार्मूला लगाने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये गोले के पृष्ठ के बाहर का केस बन रहा है, कि गोले के पृष्ठ पर केस बन रहा है, कि आंतरिक बिंदु का केस बन रहा है। अगर आंतरिक का बनेगा तो ई होगा 0, लेकिन ई यहाँ पर पहले से दिया गया, यानी आंतरिक का केस नहीं होगा। ये केवल वाय या तो पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका केस है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपने बुक में क्वेश्चन देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इसमें देखिए दिया गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी इसको हम मान लेते हैं क्या? कैपिटल आर मान लेते हैं, जो कि त्रिज्या रेडियस है। ये कितनी दी हुई? 10 सेंटीमीटर के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो तो दी हुई है हमको 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमको ये जो गोले केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, यानी ई दिया हुआ है कितना? 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आर बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आर है ये ग्रेटर है किससे? त्रिज्या से ग्रेटर है। तो जब आर ग्रेटर होगा त्रिज्या से, यानी आर से ग्रेटर होगा कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ है? गोले के बाहर। गोले के बाहर ही ये विद्युत क्षेत्र निकाला गया है, क्योंकि जो स्मॉल आर का मान है वो कैपिटल आर से ज़्यादा, जब त्रिज्या से ज़्यादा होगी तो वो जो बिंदु होगा वो गोले से बाहर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको देखकर ही इतना पता लगा लेना है। हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है क्यू। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप फार्मूला रिवाइज कीजिएगा, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप उसको अच्छी तरीके से लर्न कीजिए, क्योंकि हमको वहाँ पर केस भी समझना जरूरी है कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है और गोले के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो यहाँ पर लगेगा गोले के बाहर वाली कंडीशंस का जो फॉर्मूला है, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। और यहाँ पर देखिए त्रिज्या, जो त्रिज्या दी हुई है उसका कोई भी यूज़ यहाँ पर नहीं है। हमको केवल आर वो दूरी लेनी है जो ये हमारी 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ई तो हमको दिया हुआ है, तो हमको क्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? 4πε0 कैपिटल ई r²। तो हमको क्योंकि क्यू का मान निकालना है, और 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹। तो आप ऐसा नहीं कि आप यही रख दें सेम, 9 इंटू 10⁹। 4πε0 भी यहाँ पर ये केवल दिया हुआ है 4πε0, यानी इसका मान हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ इंटू ई का मान ऊपर दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू r²। तो ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। तो ये हो जाएगा 0.20 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब इसमें आगे बचा है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, जो कि करना होगा आपको। तो आप यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको गुणा भाग करना है यहाँ पर, और आंसर आ जाएगा किसमें? कूलाम में। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करिएगा, तो हम
इसको फिर जो डाउट सेशन होगा उसमें आपको ये बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ पर आंसर निकालने, सभी मान हमने रख दिए हैं, आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करना है। तो आप गुणा भाग करके यहाँ पर आंसर जरूर निकालिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे कैलकुलेशन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ पर थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, यानी जो पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने पीछे पढ़ा था, सिग्मा जो हमने पढ़ा था पीछे, वही दिया हुआ है हमको, और दो क्वेश्चन से निकालने, यानी कि क्यू ज्ञात करना है हमको, और क्या ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है वैद्युत फ्लक्स, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। हमको दिया क्या हुआ है, व्यास दिया हुआ है, याद रखना है आपको, डायरेक्ट आप ये ना रख दें कि 2.4 मीटर रख दें। व्यास से हमको क्या निकालनी पड़ेगी, व्यास से हमको निकालनी पड़ेगी गोले की त्रिज्या। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले हमको दिया क्या हुआ है, हमको डी दिया हुआ है 2.4 मीटर। तो यहाँ से गोले की आर क्या आ जाएगी, त्रिज्या क्या आ जाएगी, आधी होती है 1.2 मीटर। ये आ गई यहाँ पर हमारी त्रिज्या। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। तो इसको बना लेंगे हम किसमें, कूलाम में, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। अब सभी हमारी यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई, मीटर में हो गई, कूलाम में हो गई। आपको यूनिट का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर, नहीं तो आप फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा कैलकुलेशन में, क्योंकि हमको यहाँ पर जो 10⁻⁻6 है ये नहीं मिल पाएगा अगर आपने माइक्रो का यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आपको एक ही यूनिट में सभी को चेंज कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतनी चीज़ें हमको दी हुई है। और क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्या निकालना है, हमको निकालना है क्यू। क्यू क्या होगा, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा है, सिग्मा बराबर Q/A होता है, क्योंकि पृष्ठ पर जो दिया गया जो आवेश होता है उसी कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये फार्मूला है, अगर आपको नोट नहीं है तो नोट कर लीजिए, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला है। तो यहाँ पर ए क्या है, तो ए है क्षेत्रफल उस पृष्ठ का, और यहाँ पर पृष्ठ क्या है, Q/पृष्ठ है गोले का। तो गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4πr², और ये यहाँ पर है सिग्मा, यानी सिग्मा के बराबर है। हमको निकालना क्या, हमको निकालना है क्यू। तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4πr², और सभी टर्म्स हमको यहाँ पर पता है, यानी सिग्मा का मान 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 और इंटू 22/7 लगा दीजिए, या 3.14 रख दीजिए आप। और आर का मान क्या है, ये है 1.2 इंटू 1.2। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा Q बराबर, जब सभी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलाम। ये आ जाएगा हमारा आंसर। आप चेक कर लीजिए, चेक कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करके, अपने हिसाब से इसको बाद में चेक भी कर लेना। अगर थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हो सकती है तो आप अच्छी तरीके से इसको चेक कर लीजिए और ख़ुद भी आप निकालिएगा आंसर, केवल आपको आंसर रटना नहीं है किसी भी क्वेश्चन का। तो क्यों हमको मिल गया। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकालना होता है तो हम लगाएंगे गॉस का फार्मूला, क्योंकि क्यू तो हमको पता ही होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान पता ही होता है 1.45 इंटू 10⁻³ यानी क्यू का मान हमने रख दिया, और नीचे 8.85 इंटू 10⁻12। अब ये वाला जो निकालना है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और ये काम आप स्वयं करेंगे, यानी इसका आंसर आपको स्वयं निकालना है, खुद ही निकालना है। फाई बराबर आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स, और उसकी यूनिट आपको याद रखनी है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। और यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको इसके साथ ही प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप इसको ये आंसर आप निकाल लीजिए, ऊपर वाला आपने निकाल दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले में क्या था, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और यहाँ पर क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। तो यहाँ पर हमको रैखिक आवेश घनत्व निकालना है, और हमारा दिया हुआ है जो दूरी है वो दी हुई है, यानी r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और विद्युत क्षेत्र E का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर हमको दिया क्या हुआ है, r का मान कितना 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे हम इसको, और E दिया हुआ है, E दिया हुआ है यहाँ पर 9 इंटू 10⁴
न्यूटन प्रति कूलाम। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा का मान। हमने पढ़ा भी था पीछे, किसी एक लंबे तार यानी सीधी रेखा पर जो दिया गया आवेश होता है उसी कहते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व। तो ये हमको निकालना है यानी लैम्डा का मान निकालना है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो अनंत लंबाई के रेखीय आवेश कारण r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका हमने निगमन भी किया था, डेरिवेशन भी किया था, आपको याद होगा पीछे जब हमने गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे। तो यहाँ से जो हमको निकालना है क्या, लैम्डा का मान, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब हमको E तो पता है, हमको R तो पता है, लेकिन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान अगर हम रखेंगे तो वो काफ़ी थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेटिव। और हमको पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया हो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया हो, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम इसको क्या बना लें, हम अगर इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना लें तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर नीचे गुणा अगर किया जाता है तो उसका कोई भी प्रभाव आंसर में नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 का हमने ऊपर भी किया है, 2 का नीचे भी किया। और किसी भी कांस्टेंट का हम ऊपर यानी कि अंश और हर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए E इंटू हम 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और अपान में 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का नीचे भाग भी देना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर मान रखते हैं, तो 1/2 इंटू E का मान क्या दिया हुआ है, 9 इंटू 10⁴, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹। और अगर ले लिया जाए क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो हो जाएगा 1/, यानी 1/9 इंटू 10⁹ इंटू R का मान 0.02। अब ये 9 से ये 9 कट गया, और ये 2 से ये 2 0.01। अब जो हमारा फाइनल आंसर आया, तो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पर लैम्डा बराबर 10⁻⁻7 कूलाम प्रति मीटर। तो देखिए कितना आसान हो गया, जिसका कैलकुलेशन है वो कितना ही आसान हो गया। अगर वहाँ पर हम 2 इंटू करते, फिर हम पाई का मान रखते 3.14, फिर हम क्या करते, फिर हम एप्सिलॉन नॉट का मान रखते 8.85, तो ये कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता और जल्दी आप आंसर भी इसका नहीं निकाल पाते। तो हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है, थोड़ा लॉजिक भी लगाना है कि हम कैसे इसको बना सकते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमारा कैलकुलेटिव पार्ट काफ़ी आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर व निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण दिया हुआ है। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस दी हुई हैं, 3 कंडीशंस पर हमको क्या निकालना है, E का मान निकालना है, वैद्युत क्षेत्र E निकालना है। तो पहला है पहली प्लेट के वाय क्षेत्र पर, B नंबर है दूसरी प्लेट के वाय क्षेत्र में, तथा C प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण निकालना है। यानी 3 क्वेश्चन इसमें दी हुई हैं, 3 कंडीशंस दी हुई हैं कि वो जो प्लेट है उसके वाय क्षेत्र में 2 प्लेटें हैं, तो पहली के वाय क्षेत्र में, दूसरी के वाय क्षेत्र में, और दोनों प्लेटों के बीच में तो क्या होगा वैद्युत क्षेत्र। और ये कैलकुलेशन वैल्यू दी हुई है, तो इसका यूज करके वहाँ पर हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 24, और यहाँ पर हम 2 प्लेटें बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हो गई, ये हमारी 2 प्लेटें हो गई, ये इसके भीतर दिया हुआ यानी 1 और 2 प्लेटें हमने ले ली। तो पहले के यानी कि पहली वाली प्लेट के वाय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र निकालना है, A नंबर क्वेश्चन। दूसरी के वाय क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के वाय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी यहाँ पर इसको ले लेते हैं B, इसके वाय क्षेत्र में, और दोनों के बीच में यानी C पॉइंट में। C पॉइंट कहाँ पर है, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र। तो इन तीनों कंडीशंस में हमको विद्युत क्षेत्र वो ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो यानी ये जो प्लेटें दी हुई हैं धातु की प्लेटें, तो इनके लिए जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यानी परिणामी जो तीव्रता होती है वो होती E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इसका मेन फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र के लिए। अब क्या करना है, थोड़ी सी हमको यहाँ पर कंडीशन देखनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहली प्लेट है, तो पहली
प्लेट के वाय क्षेत्र यानी जो ये क्षेत्र ए दिया हुआ है दोनों पट्टिकाओं के कारण, यानी ये भी जो प्लेट दी हुई है और ये भी प्लेट है, दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र परस्पर क्या होंगे, विपरीत तथा परिमाण में समान होंगे। यानी इनके जो चिन्ह होंगे वो तो विपरीत होंगे, लेकिन इनके जो मान होंगे वो परिमाण में बराबर होंगे। तो ये होता है फार्मूला। तो हम जब परिणामी विद्युत क्षेत्र लेंगे वहाँ पर तो ये होगा ई ए नोट कर लेते हैं, जिससे ए के लिए यानी पहली प्लेट के वाय क्षेत्र के लिए, ये ए नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जो पहली प्लेट है उसके वाय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा प्लस और ये होगा विपरीत, क्योंकि मान में तो समान होते हैं लेकिन परस्पर विपरीत होते हैं। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यानी ई ए हमारा होगा क्या, शून्य। यानी कि पहली प्लेट के वाय क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो होगा शून्य। अब चलिए देखते हैं दूसरी प्लेट के वाय क्षेत्र में, यानी बी नंबर क्वेश्चन। दूसरी प्लेट के वाय क्षेत्र में तो यही सेम कंडीशंस वहाँ भी लागू होगी, यानी दूसरी प्लेट के भी वाय क्षेत्र में जो मान होंगे वो परस्पर विपरीत तथा परिमाण में समान होंगे। यानी वहाँ भी परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जब होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यानी ई का मान 0 यहाँ भी आएगा। यानी पहली प्लेट दूसरी प्लेट दोनों के वाय क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा शून्य। अब हम क्या लेंगे, अब हम ले रहे हैं थर्ड कंडीशन, यानी दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र। तो दोनों पट्टिकाओं के यानी दोनों प्लेटों के बीच के जो क्षेत्र में दोनों पट्टिकाओं के कारण वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे। यानी दोनों प्लेटों के कारण, ऊपर जो फिगर हमने बनाया था, तो दोनों प्लेटों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होंगे एक ही दिशा में होंगे, और एक ही दिशा में होंगे यानी इनका होगा योग। तो ई सी इसको मान लेते हैं ई बी, यानी ई बी भी 0 आ गया। दूसरी पट्टिका के कारण, दूसरी प्लेट के कारण जो बाय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी शून्य। तो इसी ले लेंगे यहाँ पर, तो ये होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अब इनके मान हमको ऊपर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनके मान रख देने। तो ऊपर हमको जो सिग्मा का मान है वो दिया हुआ है, तो ई सी बराबर सिग्मा का मान रखेंगे 17 इंटू 10⁻⁻22 अपान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पर ई सी का मान कितना आ गया, ये आपको स्वयं कैलकुलेट करना है, इसका केवल और केवल आपको मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम में, यही होगा आंसर। तो देखिए 3 कंडीशन थी, तो 2 कंडीशन में तो मान ई बराबर 0 आया। तीसरी कंडीशन पे यहाँ पर हम मान निकालेंगे जो कि आंसर आएगा, जो कि आपको खुद निकालना है। तो आप ये निकाल लेंगे तो ये आपका ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे 24 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो अब यहाँ से शुरू होते हैं क्या अतिरिक्त प्रश्न, यानी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो यहाँ पर शुरू होते हैं, और इनका जो लेवल है वो काफ़ी ठीक ठाक लेवल है, यानी काफ़ी हार्ड लेवल, टिपिकल लेवल है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से जब आप समझते हुए चलेंगे तो आपको ज़रूर ये अच्छी तरीके से समझ में आएंगे ये जो सवाल हैं न्यूमेरिकल्स हैं। क्योंकि अभी जो इस साल जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें जो इस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, यानी जो अतिरिक्त क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं वहाँ पर देखने को मिले हैं। जो अभी एग्ज़ाम हुआ है बोर्ड परीक्षा, यानी 2020 की जो बोर्ड परीक्षा हुई है इंटरमीडिएट की, तो उसमें फिजिक्स में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। तो जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी परेशानी हुई इनको सॉल्व करने में, क्योंकि उन्होंने केवल एक्सरसाइज की थी, वहाँ पर 24 नंबर तक क्वेश्चन किए हुए थे। उनको अतिरिक्त प्रश्न उन्होंने सोचा ऐसे ही इसमें बुक में दे दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी टफ भी होते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादातर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो हम इनको भी अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो ये 25 से 34 तक है, इतने क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, और देखेंगे यहाँ पर आपको नए नए फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो कह रहा है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी गई है, यानी मिल्कन तेल बूंद प्रयोग। तो ये पहले प्रयोग हुआ करता था पुरानी बुक में, यानी जो कुमार मित्तल वाली बुक थी उसमें ये मिल्कन तेल बूंद प्रयोग हुआ करता था। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल इसका क्वेश्चन आया हुआ, तो इसका जो
फॉर्मूला है वो हमको बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न रखना है। अभी यहाँ पर हम फार्मूला आपको बता रहे हैं, तो वो भी आप जहाँ पर फार्मूला लिखे हुए हैं तो आप वहाँ पर उसको नोट भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तेल का घनत्व तो दिया हुआ है और निकालना क्या है, बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए, यानी आर का मान यहाँ पर हमको निकालना है। बूंद की त्रिज्या निकालनी है, जी का मान दिया हुआ है और ई का मान दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे यहाँ पर हमको दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 और ये अतिरिक्त क्वेश्चन की क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है ई यानी विद्युत क्षेत्र का मान 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 12 इलेक्ट्रॉन यानी n बराबर 12, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो दी हुई है 12 और इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो ये तो आपको पहले से ही पता है। और तेल का घनत्व तो दिया गया है, घनत्व किससे डिनोट करते हैं, रो से, तो रो बराबर 1.6 यानी 1.26 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद बूंद की त्रिज्या जी दिया हुआ है, यानी कि गुरुत्वीय नियतांक का मान जी बराबर 9.8 दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमको निकालना है कि हमको निकालना है आर का मान। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे जो ये मिलिकन का बूंद प्रयोग है, इसमें बताया गया है कि जो संतुलन की अवस्था में बूंद का जो भार है, बूंद का भार mg, वो बराबर होता है किसके, वैद्युत बल के, यानी Q × E के बराबर होता है। तो यही है मिलिकन का बूंद प्रयोग। तो मिलिकन के प्रयोग से ही हमको ये फार्मूला मिलता है, मिलिकन के प्रयोग से ही हमको ये फार्मूला मिलता है mg बराबर Q × E, यानी संतुलन की अवस्था में जो बूंद का भार होता है, भार W बराबर mg, तो mg बराबर विद्युत बल के बराबर होता है, तो विद्युत बल होगा F बराबर QE यानी Q × E। अब यहीं पर सम्मान रखने, सभी टर्म्स रखने, तो जो m होगा यानी जो द्रव्यमान होगा, तो बूंद का द्रव्यमान क्या होगा, उसको घनत्व के पदों में हमको व्यक्त करना होगा। तो ये घनत्व के पदों में होगा 4/3 पाई r³ इंटू रो इंटू जी, और ये Q की जगह क्या रख देंगे हम, Ne इंटू ई। ये यहाँ पर मिला। अब सभी जो मान दिए हुए हैं सभी मान हमको इसी फार्मूले में रख देने हैं और यहीं पर r का मान हमको मिलेगा। तो यहाँ से हम या तो पहले ही हम अलग कर लें, r³ बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे Ne इंटू ई, r³ बराबर Ne इंटू ई, और ये 3 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, अपॉन 4 पाई रो जी। बस यहाँ पर आ गया r³ बराबर 3 इंटू n का मान 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.55 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 1.26 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, इतना यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको आपस में इन सबको आप कैंसल आउट कर लेंगे जो भी होगा, और r बराबर जो भी मान आएगा उसका क्या लेना है हमको, उसका लेना है क्यूबिक रूट, और उसका जब हम क्यूबिक रूट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी r बराबर इतने mm में हमको यहाँ पर आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। mm में आप कोई भी यूनिट हो सकती है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि mm ही हो, यानी मीटर में निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, मिलीमीटर में निकाल सकते हैं, किसी में भी हम बूंद की जो त्रिज्या है उसका r का मान चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन, इसका जो आप जहाँ पर आप फंसते यानी ऊपर जो फार्मूला था वो आपको नहीं पता था, तो आपको ये फार्मूला यहाँ पर नोट कर लेना है, जहाँ पर भी आपने फार्मूले एक जगह लिखे हुए हैं कि मिलिकन के बूंद प्रयोग में संतुलन की अवस्था में mg बराबर Q × E, ये फार्मूला आपको लिख लेना है, जिससे कि इसी का यूज होगा जब मिलिकन के बूंद प्रयोग से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, फिर उसका क्या लेना है, क्यूबिक रूट। थोड़ा सा लॉन्ग इसका जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा, लेकिन आपको इसको अच्छी तरीके से सॉल्व भी करना है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो आपको ज़रूर सॉल्व करके इसका आंसर निकालना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें चित्र दिए हुए हैं, यानी कई सारे फिगर दिए हुए हैं, इसमें दर्शाए गए वक्रों में से कौन संभावित स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करते। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि जो कौन से वक्र हैं इन सभी फिगर्स में जो कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करते, यानी वैद्युत बल रेखाओं को निरूपित नहीं करते।
यानी कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेक करते हुए चलना है कि जो हमारी वैद्युत बल रेखाओं के जो नियम है वो यहाँ पर फॉलो होते हैं कि नहीं फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे, यानी ए नंबर जो है। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक पृष्ठ के लंबवत होती हैं। हमने क्या पढ़ा है, जो हमने कंडीशन पढ़ी थी पीछे चैप्टर में, तो हमने पढ़ी थी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक पृष्ठ के लंबवत होती हैं, लेकिन इस चित्र में क्या है, यहाँ पर रेखाएं चालक पृष्ठ के लंबवत नहीं है। यानी क्या है, लंबवत होनी चाहिए लेकिन लंबवत नहीं है, यानी ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, यानी ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं करती है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा फिगर बी है उसमें। तो फिगर बी में क्या है, इसमें क्षेत्र रेखाओं को ऋणावेश से धनावेश की ओर जाते हुए दिखाया गया है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, यहाँ पर जो क्षेत्र रेखाएं को ऋणावेश से धनावेश की ओर जाते हुए दिखाया गया है। ये आप देखिएगा, ये ऋणावेश है और ऋणावेश से धनावेश की ओर रेखाएं जा रही हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। हमने उसके नियम में क्या पढ़ा था, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, वो यानी कि पॉजिटिव धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती हैं, ना कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, यानी कि ये कंडीशंस भी यहाँ पर गलत होती है। उसके बाद देखते हैं जो हमारा सी नंबर है। सी नंबर फिगर में चेक करते हैं विद्युत बल रेखाओं की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है, पॉजिटिव है। तो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो बाहर की ओर जाती हैं, तो बाहर की ओर जा रही हैं। इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं। यानी ये जो हमारा वक्र है, यानी वक्र जो सी है वो पूरी तरह से करेक्ट है, यानी कि सही है। ये पूरी तरह से सही वक्र है हमारा, क्योंकि यहाँ पर और यहीं पर होता है न्यूट्रल पॉइंट टू द सीन बिंदु। हमने पीछे पढ़ा था ना, जो हमने 4 फिगर देखे थे वहाँ पर, यानी जो प्लस के लिए वो केंद्र से दूर जाती हुई रेखाएं प्रतीत होती हैं, तो दोनों के लिए दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों के लिए रेखाएं जो हैं वो बाहर ही जा रही हैं, और बीच में पॉइंट जो उदासीन बिंदु वो भी बन रहा है। इसलिए ये जो कंडीशन है ये हमारी यहाँ पर सही होगी। अब देखते हैं आगे जो 2 फिगर और हमारे बचे हुए हैं, यानी जो फिगर नंबर डी है उसमें क्या है। तो फिगर डी में क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जो कि सही नहीं है। और हमने आपको बताया था पीछे कि जो वैद्युत बल रेखाएं वो आपस में कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं है। तो यानी ये कंडीशन भी गलत हो गई। अब देखते हैं जो हमारा वक्र ई है उसके बारे में। तो यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं बंद वक्रों के रूप में प्रदर्शित की गई हैं, जो कि सही नहीं है। यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में यहाँ पर डिनोट की गई हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो खुले वक्रों के रूप में चलती हैं, ना कि बंद वक्रों के रूप में। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, हमें मिला कि केवल जो वक्र सी है हमारा वही सही है, बाकी जो हमारे वक्र दिए हुए हैं वो पूरी तरह फॉलो नहीं करते, जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके बारे में। तो हमारा जो आज का लेक्चर है हम ये यहीं तक रखते हैं। हमारे जो 26 नंबर तक जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे के हमारे बचे हैं क्वेश्चंस केवल और केवल 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिनको हम अगले लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से जो फॉर्मूले हैं उनको लर्न कीजिए, जो कॉन्सेप्ट हैं, डेरिवेशन है, उनको अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए। बाकी जो PDF हैं वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई हैं, और जो नोट्स की PDF हैं वो आपको बाद में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अभी आप न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलों में बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, बाद में वो आपको लिखी लिखाई जो PDF है वो मिल जाएगी, और इससे आपने भी अपने नोट्स बनाए होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर जारी रखिए। मिलते हैं नए लेक्चर में और बचे हुए न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।